टाइम्स नाउ नव भारत आप देख रहे हैं। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जो कि बाहर से कॉलेज और हॉस्पिटल नजर आती थी, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि यूनिवर्सिटी आतंक का एक पूरा कारखाना थी। दरअसल पुलिस जांच और इससे जुड़े हुए जितने भी सोर्सेज हैं उनसे कई सारे जो खुलासे हैं वो हुए हैं। उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी के अंदर न सिर्फ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल चलाया जा रहा था, बल्कि यूनिवर्सिटी की 17 नंबर बिल्डिंग के रूम नंबर 13 में आतंक के पढ़े लिखे जिहादियों ने दिल्ली धमाके की साजिश भी रची थी। इसके लिए देश के इन गद्दारों ने यूनिवर्सिटी लैब के ही अंदर विस्फोटक तैयार किए और पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स के इशारे पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास में धमाके को 10 नवंबर को अंजाम दिया। वहीं अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पल बढ़ रहे आतंकी मॉड्यूल के खुलासे के बाद में जांच की जो आंच है वो दिल्ली तक पहुंची और अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली हेडक्वार्टर्स में छानबीन की गई, जिसके बाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ में मामला भी दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इतना ही नहीं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि दिल्ली हमले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की भूमिका कहीं से भी पाकिस्तान साफ नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में कनेक्शन है या नहीं इसको अभी फिलहाल पुष्टि नहीं की गई है इसकी, जिसके चलते यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की भी जांच हो रही है। मतलब साफ है कि जहां पर पले बड़े आतंकी डॉक्टर हैं वहां पर बुलडोजर भी चल सकता है। यानी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो डेवलपमेंट है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इससे पहले मान्यता को लेकर जो सवाल थे वो खड़े किए गए थे। इस सबके बीच में एक बड़ी अपडेट, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ में एसटीएफ का एक्शन और भी ज्यादा तेज हो गया है। यूनिवर्सिटी के पास में हरियाणा एसटीएफ की टीमें पहुंची हैं जांच के लिए। यूनिवर्सिटी के पास में एसटीएफ की टीमें एक बार फिर से देखी गई हैं। लगातार जो एसटीएफ है वो अपना दायरा बढ़ाते हुए जांच पड़ताल को अंजाम दे रही है। पूरी की पूरी घटनाक्रम यानी कि दिल्ली हमले की जो जिम्मेदारी है जांच पड़ताल की वो एनआईए को जहां पर दी गई है और फिलहाल एसटीएफ अल-फलाह यूनिवर्सिटी की छानबीन करती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर, ये तमाम वो लोग जिनकी वजह से सारा हमला होता है, जिसमें डॉक्टर उमर ब्लास्ट में जिसकी मौत हो जाती है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर शाहीन फिलहाल एसटीएफ के रडार पर है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर एक्शन से जुड़ी हुई एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें। यूनिवर्सिटी के खिलाफ में दिल्ली क्राइम ब्रांच को एक्शन देखने को मिल रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ में 2 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज हुई हैं, क्योंकि जांच की आंच अब दिल्ली पहुंच चुकी है और दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी कैंपस मौजूद है वहां पर जांच पड़ताल की गई। क्राइम ब्रांच ने जालसाजी और धोखाधड़ी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ में दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ में नोटिस भी अब जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी से कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं और जो अन्य दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं उनको भी लगातार उनकी जांच पड़ताल की जा रही है कि क्या कुछ है फिलहाल डॉक्यूमेंट्स में। वहीं डॉक्टर उमर से लेकर डॉक्टर शाहीन तक सबके तार जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं उस पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। जिस यूनिवर्सिटी ने आतंकियों को सुरक्षित पनाह दी, अब उस पर बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की पैमाइश शुरू हो गई है। भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी का शक जताया जा रहा है, इसलिए पैमाइश शुरू की गई। वहीं 70 एकड़ में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कैंपस मौजूद है, जिसमें से 20 एकड़ पर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग मौजूद है। इस यूनिवर्सिटी ने पिछले कुछ सालों में स्थानीय ग्रामीणों से धड़ाधड़ जमीनें खरीदना शुरू किया। कैंपस 30 एकड़ था रहा और 30 एकड़ के कैंपस को बढ़ाकर भूमि अधिग्रहण करके किसानों से जमीनें लेके, लोगों से जमीनें लेके 70 एकड़ कर दिया, यानी कि डबल से भी ज्यादा कर दिया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग सोर्सेज की अगर बात की जाए तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग सोर्सेज और वित्तीय लेन देन की बारीकी से पड़ताल मौजूदा वक्त में की जा रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की है, एक धोखाधड़ी के मामले में और दूसरी फर्जीवाड़े से जुड़ी धाराओं के तहत जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच की एक और टीम ओखला स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर भी पहुंचती है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है और कुछ जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं ताकि आगे की जांच पड़ताल को बढ़ाया जा सके। ज्यादा जानकारी लेकर अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर से हमारे साथ में हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और आगे यूनिवर्सिटी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं?
देखिए, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के लिए मुश्किलें तो खड़ी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से जांच बढ़ रही है, अब इसके अंदर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने धोखाधड़ी के मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। अब इसमें वो तमाम दस्तावेज जो हैं वो मांगा गया है अल्फला यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें उनके ट्रांजैक्शनल डिटेल्स, उनके प्रॉपर पेपर वर्क, यूनिवर्सिटी के कागजात, ये सारी चीजें जो हैं उसकी डिमांड की गई है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जो कार्रवाई है वो बिल्कुल तय मानी जा रही है। इसके अलावा कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है, और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और दोनों मुकदमों में जिस तरीके से जो धोखाधड़ी की बात की गई है, उस धोखाधड़ी में क्या कोई ट्रांजैक्शनल फाउल प्ले किया गया है, फाइनेंशियल, इसकी भी जो जांच है वो इस पूरे मामले में की जाएगी। लेकिन एनआईए भी बहुत एक्टिवली जो है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है। नू के अंदर बात करें, मेवात रीजन में बात करें, अल्फला यूनिवर्सिटी के आसपास की बात करें, लगातार जो रेड है, जो एक्शन है, चाहे फरीदाबाद की पुलिस हो या हरियाणा एसटीएफ हो या फिर एनआईए है, हम लोग जो जांच है वो करते हुए नजर आ रही है। और यही कारण है कि हर दिन जो नए खुलासे हैं, नए जो जानकारी है वो निकल के सामने आ रही है। उमर और मुजम्मिल के कितने किरदार ऐसे हैं जो इनके आसपास थे या इनके करीबी थे, उन सभी लोगों को डिटेन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वो तमाम घर मकान जहां जहां पर उमर रुका था, और 30 तारीख को आप देखेंगे ये जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, 29 तारीख को यहीं पे जो है वो इंटर करता है और 30 तारीख को वो बाहर निकलता है। ऐसे में 30 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में आखिर वो कहां पर जाता है, किससे किससे मिलता है, इसकी जो जानकारी है वो भी ली जा रही है। क्योंकि 10 तारीख को जिस तरीके से ब्लास्ट किया गया और 10 तारीख को वो सुबह से दिल्ली के अंदर जा रहा था, तो आखिर उससे पहले उसने किससे मुलाकात की, किससे बात की, इसकी भी जो जांच है वो अभी की जा रही है। जांच के बाद जो है वो कई सारी परतें इस पूरे मामले की खुल के सामने आएंगी। बिल्कुल अभिषेक, फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे भी आपसे सवाल करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में आपको यह भी बता दें कि तमाम सवाल जो खड़े हो रहे हैं ये क्यों खड़े हो रहे हैं और हम कौन सा सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर यह उठता है, सारी जानकारी जो कि अभिषेक ने हमारे सहयोगी ने दी, कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि जल्दी अल्फला यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है, यानी कि जो अतिक्रमण है उसके ऊपर बुलडोजर चल सकता है। तो ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार आने वाले दिनों में इस यूनिवर्सिटी के कैंपस पर क्यों चलेगा बुलडोजर। जिन डॉक्टर्स को दिल्ली आतंकी हमले के बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया है अब तक, उनमें से 3 डॉक्टर्स अल्फला यूनिवर्सिटी के ही डॉक्टर्स हैं। कौन है ये डॉक्टर्स, इनके भी नाम एक बार आपको बता देते हैं। डॉक्टर शाहीन सईद, जिसके कनेक्शंस आतंकियों के साथ में मिले हैं, ये भी अल्फला यूनिवर्सिटी से मिली है और पुलिस ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर शाहीन सईद असिस्टेंट प्रोफेसर फरीदाबाद से है। डॉक्टर शाहीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहीन शाहिद की कार से AK-47 राइफल मिली है। वहीं शाहीना की कार से आतंकी मुजम्मिल शकील चलाता था, यह भी जानकारी मिली। यानी कि आतंकी मुजम्मिल जो था, दूसरा जो डॉक्टर पकड़ा गया है, वो इसकी गाड़ी चलाता था। जेईई के लिए भारत में महिला विंग और रिक्रूटमेंट का जिम्मा शाहीन के पास था। यानी कि कैसे लोगों को बढ़ाना है, संख्या बढ़ानी है, उसका रिक्रूटमेंट सारा यूपी में शाहीन देखती थी और दायरा बढ़ाने के लिए काम करती थी। शाहीन को भारत में जमात-उल मोमिनात की कमान सौंपी गई थी, यानी कि बड़ी आतंकी थी। डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें, डॉक्टर मुजम्मिल गनी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर फरीदाबाद में काम करता था, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन में इसको पकड़ा गया। जानकारी जब सिक्योरिटी सोर्सेज को मिली, फरीदाबाद के धौज इलाके में किराए के मकान में रह रहा था। किराए के मकान से 360 किलो विस्फोटक और 20 टाइमर्स बरामद हुए हैं पुलिस को। 2 असॉल्ट राइफल्स और कई सारे संदिग्ध भी गिरफ्त में फिलहाल लिए गए हैं, सामान में बरामद कर लिए गए। मुजम्मिल की निशानदेही पर 2560 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला मुजम्मिल बताया जा रहा है। फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था डॉक्टर मुजम्मिल। ये दूसरा व्यक्ति है जो कि गिरफ्त में लिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी असिस्टेंट प्रोफेसर फरीदाबाद की अल्फला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करता था। उमर मोहम्मद पर ही दिल्ली में फिदाइन हमले का शक जताया जा रहा है, जो कि ब्लास्ट में मारा गया। दिल्ली ब्लास्ट केस में उमर की तलाश लगातार जारी है। इस बीच उमर को कहा जा रहा है, हालांकि एक तरफ कि वो ब्लास्ट में मर चुका है, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमर की तलाश की जा रही है। इस सब के बीच में एक के बाद एक जो अपडेट आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। आतंकी उमर का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें कि फिरोजपुर का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। झिरका में I-20 कार जिसमें धमाका हुआ है वो स्पॉट की गई है। एटीएम से पैसे निकालने के लिए उमर इस दौरान इस वीडियो में देखा जा रहा है। अभी देखिए, तो देखिए तस्वीरें
में उमर की सामने आई है। ये वही i20 कार है जिसमें दिल्ली धमाकों में ब्लास्ट हो जाता है और उमर के द्वारा ये गाड़ी चलाई जा रही थी। वहीं उमर का ये ताजा वीडियो सामने आया है। लगातार जो पुलिस की टीम है वो एक एक जगह की तलाशी ले रही है, साथ साथ में तमाम जो सीसीटीवी फुटेजेस है, क्योंकि उमर फरीदाबाद से निकला, उसके बाद में दिल्ली में दाखिल होता है, कितने बजे क्या कुछ होता है, कौन कौन से रूट उमर ने अपनाए, इस दौरान उमर के द्वारा कहां पर गाड़ी को रोका गया। जैसे फरीदाबाद का एक वीडियो भी सामने आया था जहां पर उमर नजर आ रहा था और जहां पर उसने फोन भी निकाले थे, अपने 2 फोन थे उसके पास में। उमर मस्जिद में भी रुकता है और इसके सिवाय उमर का एक और अब जो ताजा फुटेज सामने आया है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें ये जो i20 गाड़ी जिसमें दिल्ली में लाल किले के पास में ब्लास्ट होता है वही गाड़ी भी देखी जा रही है। हरियाणा की नंबर प्लेट की ये गाड़ी और उमर इसको ड्राइव कर रहा था और उमर यहां पर उतरता है एटीएम के बाहर। उसके बाद में इसके द्वारा पैसे निकाले जाते हैं एटीएम से। लेकिन इस वीडियो में एक और चीज नजर आ रही है कि उमर इसमें गाड़ी से उतरता है और गाड़ी एक व्यक्ति चलाकर आगे चला जाता है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद में फरीदाबाद की अल्फाला यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसता जा रहा है और कई सारी एजेंसीज अब इसकी जांच में जुट गई हैं। इसी कड़ी में दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने भी इस पर केस दर्ज कर लिया है। अल्फाला यूनिवर्सिटी के खिलाफ में कैसे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो एक्शन में नजर आ रही हैं, आपको सारी डिटेल्स हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच एजेंसियों की रडार पर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पहुंची। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसके अलावा हरियाणा सरकार भी यूनिवर्सिटी की जमीन पैमाइश की जांच करने की तैयारी कर रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी पर 2 धाराओं में केस दर्ज किया है, तो वहीं यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पहुंचकर कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर कुछ रिकॉर्ड और डिटेल्स देने को कहा है। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने भी फरीदाबाद की इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ जांच की तैयारी शुरू कर दी है। कितनी जमीन पर यह यूनिवर्सिटी बनी है, यूनिवर्सिटी में कितनी बिल्डिंग बनाई गई है, इन सब की जांच की जाएगी। इस बीच आतंकी डॉक्टर शाहीन पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। नेपाल भागने की तैयारी में शाहीन लगातार थी, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर शाहीन वही डॉक्टर है जिसको अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी शाहीन का जो रोल है वो बहुत इंटीग्रल बताया जा रहा है। 6 दिसंबर को ब्लास्ट के बाद में भागने की तैयारी थी दरअसल, यानी कि 6 दिसंबर को ब्लास्ट किया जाना था और ब्लास्ट को अंजाम देने के बाद में शाहीन को भागना था विदेश। शाहीन से कई सारे जो गैजेट्स बरामद हुए हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, लैपटॉप हो, फोन हो, ऐसे कई सारे गैजेट्स पुलिस ने बरामद किए इन आतंकियों से। अब इन्हीं गैजेट्स के जरिए लगातार जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। अब ये एक और खुलासा हुआ है कि एक बड़ा मॉड्यूल तैयार किया गया था, बड़ा प्लान तैयार किया गया था, बड़ी मात्रा में भारी मात्रा में जो विस्फोटक है वो बरामद किए गए हैं और उसी के तहत यहां पर 6 दिसंबर को ब्लास्ट की तैयारी थी और उसके बाद में भागने की तैयारी थी। अभिषेक लगातार हमारे साथ में बने हुए। अभिषेक, ये बड़ा खुलासा हुआ, आखिरकार कहां भागने की फिराक शाहीन की थी और बाकी जो अन्य डॉक्टर हैं उनका क्या कुछ प्लान था, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, बिल्कुल ये भागने के फिराक में थी शाहीन, लेकिन इससे पहले कि शाहीन के बारे में बताऊं, एक बार तस्वीरों में देखिए जो हरियाणा एसटीएफ की टीम है ये यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर लगातार जांच कर रही है। देखिए, आपको नजर आएगा इस तस्वीर में जो हरियाणा एसटीएफ की टीम है वो यहां पर पहुंच चुकी है और ये देखिए ये आगे जो टीम है ये अभी अंदर जाते हुए नजर आएगी। ये देखिए टीम जो है वो अभी अंदर जा रही है और यहाँ आपको हरियाणा एसटीएफ की जो टीम है वो नजर आएगी। अभी इस गाड़ी की चेकिंग की जा रही थी और लगातार जो तमाम गाड़ियां आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, बात की जा रही है और उसके बाद ही जो है वो फिर आगे जाने दिया जा रहा है। तो तमाम जो कवायदे हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं हरियाणा एसटीएफ की तरफ से। लेकिन शाहीन की अगर हम बात करें तो शाहीन जो है वो विदेश भागने की फिराक में थी। उसने बाकायदा अपना जो पासपोर्ट है वो अप्लाई किया हुआ था। उसके पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए जो पुलिस की टीम है वो जाने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो वेरीफाई हो पाता और इससे पहले उसका पासपोर्ट मंजूर होता, शाहीन जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आती है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये सारे लोग जो हैं, इन सबको आदिल की गिरफ्तारी के बाद इस बात का भनक जरूर लग गया था कि आखिर इनके ऊपर जो गाज है वो गिर सकती है, इनके ऊपर भी
जो जांच है वो आ सकती है। और जांच की आंच से बचने के लिए ये लोग जो है वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि या तो विदेश भाग जाएं या कोई ऐसी सेफ हाइड आउट पे चले जाए जहां पे कोई इनको पकड़ ना पाए। यही कारण है कि लगातार जो ताबड़तोड़ एक्शन है, एक्शन के डर से जो है ये लोग कहीं बाहर भाग जा रहे थे, नूह के इलाके में छिप जा रहे थे। कुछ लोग जो है वो विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे थे, शाहीन जो है वो विदेश भागने की प्लानिंग कर रही थी। तो ऐसे वो तमाम किरदार, ऐसे वो तमाम लोग जो अभी भी छिपे हो सकते हैं। चौथे डॉक्टर का भी नाम सामने आ रहा था जिसका नाम डॉक्टर नसीर बताया जा रहा था, जो कि पेशे से कार्डियोलॉजिस्ट था। उसकी भी तलाश लगातार जारी थी और उसका भी बताया जा रहा था कि एपिसेंटर जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, बर्खास्त डॉक्टर था। उसके बारे में क्या कोई जानकारी मिली है फिलहाल सुरक्षा कर्मियों को? देखिए, नसीर जो है वो इसी यूनिवर्सिटी से पहले पढ़ा था और उसके बाद जो है वो शेर कश्मीर हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में जो है वहां पर जाकर ये काम करता था। लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट को लेकर नसीर को वहां से हटा दिया गया था, सस्पेंड किया गया था और उसके बाद नसीर वापस से अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचता है और यहां पर वापस से जो काम है वो शुरू करता है। जब से ये ब्लास्ट हुआ है इसके पहले से ही नसीर जो है वो अभी फरार बताया जा रहा है। नसीर के तमाम करीबियों को जो पुलिस है वो अभी हिरासत में ले रही है। एक बार फिर से ये देखिए, यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार वो तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रही है कि आखिर कौन कौन से लोग हैं जो इस पूरे मुजम्मिल और जो अदील है इसके आसपास के किरदारों से घिरे हुए हैं, उम्र के कितने करीबी हैं, उन सभी लोगों की जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है, जो कॉलेज है वो तो बंद है, हॉस्पिटल चालू है, लेकिन आज भी जो जांच है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे वो तमाम किरदार जो कि इन सबके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उन सभी किरदारों को खंगाला जा रहा है। जो प्रॉपर रजिस्टर्स अंदर हैं उन रजिस्टर्स को चेक किया जा रहा है। चाहे हम टैक्सी ड्राइवर्स की बात करें, जांच एजेंसियों की कोशिश यही है कि ये जो जितने कैरेक्टर्स हैं उनका आपस में क्या कनेक्शन है ये क्लियरली सबके सामने आए और साथ साथ में अगर कोई और अन्य कैरेक्टर्स हैं जो कि जरूर होंगे, ये आशंका जताई जा रही है, उनका भी जल्द से जल्द खुलासा हो। बने रहिए अभिषेक हमारे साथ में। इस बीच दर्शकों को लगातार हम अपडेट दे रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। आतंकी शाहीन पर जांच जैसे जैसे अब इस वक्त में आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए जो खुलासे हैं वो होते हुए भी नजर आ रहे हैं। आतंकी शाहीन पर अब नया कौन सा अपडेट सामने आया है वो भी अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो आतंकी शाहीन जिसको गिरफ्तार किया गया, उसने फर्जी पते पर मोबाइल नंबर लिया था, यानी कि सिम कार्ड इशू करवाया था। लंबे समय से फर्जी पते पर ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल शाहीन के द्वारा किया जा रहा था। साल 2023 में धौज की एक मस्जिद का पता देकर सिम खुलवाया शाहीन ने। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम वेरिफिकेशन भी करवाया शाहीन ने। यूपी और हरियाणा के बीच में शाहीन आती जाती रहा करती थी, यानी कि इसका अप डाउन रहा करता था। वहीं शाहीन और मददगारों के खातों की उत्तर प्रदेश की एटीएस की टीम फिलहाल जांच पड़ताल कर रही, क्योंकि इसके पास रिक्रूटमेंट का जिम्मा था, इसीलिए यूपी और हरियाणा के बीच में ये घुमा करती थी। सबके बीच में एक और बड़ी अपडेट, आतंकियों के डॉक्टर मॉड्यूल का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सेशन एप्लीकेशन के जरिए आपस में बातचीत किया करते थे ये लोग, यानी कि इंटरनेट का सहारा लेकर, एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन का सहारा लेकर एजेंसियों को चकमा देने के लिए यहां पर सेशन एप्लीकेशन का इस्तेमाल इन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। फिलहाल ये बड़ी उपलब्धि जो खुलासा है वो पुलिस को और तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज जांच पड़ताल कर रहे हैं उनको हुआ है। यानी कि जितने भी लोगों के साथ में प्लानिंग प्लॉटिंग की जाती थी वो सेशन एप्लीकेशन के ऊपर की जाती है। यानी कि सेशन नाम का एक एप्लीकेशन है जिसके ऊपर ये सभी लोग इकट्ठे होकर ग्रुप के जरिए या कहिए कि इंडिविजुअली बातचीत किया करते थे, अपने कोडवर्ड्स को शेयर किया करते थे। आपस में कनेक्ट करने के लिए ये पूरा प्लान बनाया गया था, ये सोर्सेज बता रहे हैं। अब आप जरा मॉड्यूल समझने की कोशिश कीजिए। सेशन एप्लीकेशन के जरिए आतंकियों का डॉक्टर मॉड्यूल किस तरह से जुड़ा हुआ था, अब इसकी भी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। आपस में सेशन एप्लीकेशन के जरिए संपर्क में ये आतंकी लगातार बने हुए थे, एक दूसरे के साथ में वार्तालाप किया करते थे। एजेंसी से बचने के लिए सेशन एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इंटेलिजेंस बहुत एक्टिव है, इंटेलिजेंस को कैसे चकमा देंगे, सेशन एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया। शाहीन और उसके भाई परवेज से गैजेट्स बरामद किए गए, पुलिस ने उन्हें अपने अंडर लिया, उसके बाद में उनकी जांच पड़ताल की गई, उससे ये बड़ा खुलासा सामने आया है। वाहन आधारित आईईडी का प्लान इसी एप्लीकेशन पर बनाया गया था, यानी कि ब्लास्ट कैसे करना है प्लान बनाया गया। वहीं उमर ने सेशन एप्लीकेशन से बाकी आतंकियों को इंफॉर्मेशन
साझा करी, ये सोर्सेस फिलहाल बता रहे हैं, ये वो गैजेट्स बता रहे हैं जो इन लोगों से बरामद फिलहाल किए गए हैं। आतंकियों का डॉक्टर मॉड्यूल जिस सेशन एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहा था, आखिरकार वो होता क्या है, ये भी हम आपको सरल भाषा में जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। तो सेशन एप्लीकेशन एक नए तरह का प्राइवेट मैसेंजर है, यानी कि मैसेज देने का साधन है। बिना नंबर या फिर बनाया जा सकता है अकाउंट, बिना नंबर के सिर्फ एक अकाउंट आपको चाहिए होता है, सोशल नेटवर्किंग अकाउंट। अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है तब भी आप अकाउंट बना सकते हैं इस एप्लीकेशन पे, ये जानकारी है। बिना किसी सर्वर से सेशन एप्लीकेशन के जरिए बातचीत आपस में की जा सकती है। वहीं डेटा लीक होने का भी खतरा बहुत कम होता है, यानी कि इंक्रिप्टेड होता है। सेशन एप्लीकेशन आपका डेटा लीक नहीं कर सकता है, ऐसी गारंटी दी जाती है। वहीं डेटा शेयर या फिर बेचा भी नहीं सेशन एप्लीकेशन के जरिए जाता है। और यही कारण रहा कि बहुत सीक्रेटली ये लोग प्लान बनाते रहे, बातचीत करते रहे, ताकि इनका डेटा लीक ना हो, इंक्रिप्टेड रहे और किसी को पता भी ना चले कि ये इतनी बड़ी वारदात को, लोगों की मौत का प्लान बना रहे हैं, ब्लास्ट का प्लान बना रहे हैं, सब कुछ सीक्रेट रहे। इसलिए सेशन एप्लीकेशन का इस्तेमाल यहां पर इन तमाम आतंकियों के द्वारा किया गया और दिल्ली में धमाके को अंजाम दिया गया। गनीमत की बात यह रही, किसी बड़े धमाके को ये लोग अंजाम देने वाले थे, उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लग गई और उसके बाद में ये पुलिस की गिरफ्त में आ गए। जैश की महिला विंग कमांडर के तार अब उत्तर प्रदेश के बाद में उत्तराखंड से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। सोर्सेज की माने तो जांच में यह खुलासा हुआ है कि आतंकी डॉक्टर शाहीन इस महिला विंग को बनाने को लेकर उत्तराखंड में भी एक्टिव थी बहुत ज्यादा। इस खुलासे के बाद में जांच एजेंसीज और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं। कैसे इस खुलासे के बाद में पूरी जांच की जा रही है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश के सुराग खुलते जा रहे हैं। इसी से जुड़ा बड़ा अपडेट उत्तराखंड से सामने आया है। अब उत्तराखंड का लिंक जैश की महिला विंग से जुड़ता हुआ दिख रहा है। सूत्रों की माने तो आतंकी शाहीन उत्तराखंड में साजिश को लेकर एक्टिव थी। एटीएस टीम देहरादून नैनीताल क्षेत्र में फोकस कर रही है। कोई गिरफ्तारी या रेड की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। सूत्र बताते हैं कि जैश ए मोहम्मद की महिला विंग में सॉफ्ट रेडिकलाइजेशन यानी शिक्षित महिलाओं को टारगेट का सबूत भी मिले हैं। विश्वस्त सूत्र तो ये भी बताते हैं कि शाहीन मसूद अजहर की बहन सादिया से 2022 में तुर्की में मिली थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी डॉक्टर शाहीन महिला विंग बनाने की तैयारी में जुटी हुई थी। इसी इनपुट को यूपी एटीएस ने ट्रेस किया है। देवबंद के उमर बिन फरहद ग्रुप को डॉक्टर शाहीन के साथ चैट भी मिली है। ऐसे में उत्तराखंड की सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए हैं। हालांकि अभी इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके मद्देनजर अब उत्तराखंड में भी जांच का दायरा बढ़ना लाजमी है। आगे वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि क्या डॉक्टर शाहीन और उत्तराखंड के कौन से ऐसे लिंक हैं जिस पर एटीएस यहां पे सक्रिय हो गई है। आतंकी शाहीन का पश्चिमी यूपी समेत कई हिस्सों में जैश की महिला विंग बनाने को लेकर खुलासा हुआ, जिसके बाद अब उत्तराखंड में भी आतंकी संगठन की महिला विंग बनाने के सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियां मॉड्यूल के बैंक ट्रांजैक्शन, कॉल रिकॉर्ड और ट्रैवल डिटेल्स चेक कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान उत्तराखंड से जुड़े कई अहम सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। एटीएस को उत्तराखंड में बड़े नेटवर्क का शक है और अब इस दिशा में भी एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है। वहीं हरियाणा में इस टेरर नेटवर्क पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग सामने आई है। नुहू फरीदाबाद में टेरर नेटवर्क को तोड़ने की पूरी तैयारी थी। मस्जिद, किराएदारों और दुकानदारों की चेकिंग फिलहाल की जा रही है। कार डीलर्स की भी एनआईए जांच पड़ताल करे। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट के बाद में साथ साथ में अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी तार हैं, इस पूरे मामले को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में इस पूरे मॉड्यूल को तोड़ने के लिए पूरा प्लान भी बना लिया गया है सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा। ये जो नेटवर्क है वो नुहू में फैला है, फरीदाबाद में फैला है और यूपी के भी कई जगह जो है वो इसमें शामिल बताई जा रही है। इस पूरे टेरर नेटवर्क के ब्रेकडाउन की पूरी तैयारी कर ली गई है एनआईए के द्वारा। मस्जिद, किराएदारों और दुकानों की फिलहाल सही चेकिंग की जा रही है। कार डीलर्स की भी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ये जो गाड़ियां इस्तेमाल इस पूरे टेरर मॉड्यूल में हुई हैं, जो भंडाफोड़ हुआ है, उसमें ये सभी गाड़ियां सेकंड हैंड हैं और यही कारण है कि जो कार डीलर्स हैं उनसे भी जांच पड़ताल की जा रही है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अब दिल्ली ब्लास्ट
महाराष्ट्र में 8 ऐसे सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जो कि बताते हैं कि आतंकी डॉक्टर्स गैंग का सीक्रेट प्लान लाल किला से कहीं ज्यादा आगे था क्या, ये सवाल है। मगर जांच एजेंसीज की सक्रियता ने इस नेटवर्क में ऐसी खलबली मचा दी जिससे उमर मोहम्मद और शाहीन बुरी तरीके से घबरा गए और फिर आनन फानन में यानी कि हड़बड़ी में लाल किले के बाहर धमाका करने का इरादा कर लिया। जांच के दौरान कई बड़े सबूत दिल्ली और लखनऊ में हाथ भी लगे हैं। हालांकि अब नई चुनौती नौगाम में हुए धमाके से आ खड़ी हो गई है सबके सामने। फरीदाबाद से बरामद जिस विस्फोटक को इंटेरोगेट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए ले जाया जा रहा था, उसी में ब्लास्ट होने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इस हादसे में साजिश वाले एंगल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पूरी डिटेल्स रिपोर्ट में आप देखिए। नौगाम में हुए इस धमाके ने न सिर्फ पुलिस थाने को उड़ा दिया बल्कि समूचे देश को डरा दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या व्हाइट टेरर मॉड्यूल वाले आतंकियों का इरादा लाल किले से बहुत आगे का है, क्योंकि नौगाम की पुलिस डॉक्टर वाले आतंकी नेटवर्क की धरपकड़ का हिस्सा रही है। नौगाम पुलिस ने फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट को बरामद करने में अहम भूमिका निभाई और नौगाम पुलिस इस विस्फोटक की गहनता से जांच कर रही थी। हादसे और साजिश की थ्योरी के बीच उलझे सवालों की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, मगर इस संदेह को बढ़ा दिया है कि जब सैंपलिंग हो रही थी तभी इसमें विस्फोट कैसे हुआ, और वो भी रखे 2 दिनों के बाद। विस्फोटक पदार्थों और रसायनों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया गया था। बरामद किए गए विस्फोटकों को लाकर पुलिस स्टेशन नौगाम के खुले क्षेत्र में सुरक्षित रूप से रखा गया था। बरामद रासायनिक विस्फोटकों के नमूने को आगे फॉरेंसिक और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था। भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदी के कारण पिछले 2 दिनों में यह प्रक्रिया एसओपी के तहत लगातार जारी थी। विस्फोटों की अस्थिर प्रकृति के कारण इसे एक्सपर्ट निगरानी के तहत सावधानी पूर्वक संभाला जा रहा था। हालांकि उसी के दौरान 14 नवंबर 2025 यानी कि कल रात को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। फरीदाबाद में आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से करीब 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। इसी के बाद हड़बड़ाई डॉक्टर उमर मोहम्मद ने लाल किले के बाहर कार में धमाका कर दिया। आतंकियों की साजिश को समझने के लिए नौगाम पुलिस फरीदाबाद से 800 किलोमीटर दूर अमोनियम नाइट्रेट लेकर आई, तब इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर ऐसा क्या हुआ कि नौगाम में इतना बड़ा हादसा हो गया? जिस तीव्रता के साथ कई मीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई, उसने इस पहलू को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या किसी ने अमोनियम नाइट्रेट को डेटोनेट किया। सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे उस पुलिस स्टेशन की जिस पुलिस स्टेशन के अंदर ये धमाका हुआ था। यहाँ हम एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हैं और अब देखिए सामने मेरे सहयोगी शफीक जूम करके आपको जिस बिल्डिंग की छत की तस्वीरें दिखाएंगे वही बिल्डिंग पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग है। 30 mm की कांच लगी हुई है, काफी मोटी ये कांच होती है और बड़ी मुश्किल से टूट जाती है। अब जब वहां पे ये कल देर शाम 11:20 पर धमाका हुआ तो आप ये देखिए ये 30 mm की कांच है और इसकी हालत क्या हुई है इस धमाके से। ये इस पूरी बिल्डिंग में इतने जो है ये मोटे मोटे जो है कांच लगे हुए, काफी सख्ती के साथ इनको फिक्स भी किया गया है। और ये जो आप देखिए यहाँ आप देख लीजिए कि कितनी सख्ती के साथ यहाँ फिक्स है और इंटेंसिटी जो ब्लास्ट की है वो इससे आपको अंदाजा हो गया है ये पूरी तरीके से मुड़ गया है। 11:22 पे एक धमाका होता है जोर से, इतने जोर से कि दिल सहम गए, लोग डर गए, रोने लगे, सारे बच्चे रोने लगे। रात को जो सोए थे अचानक उठ गए और रोने लगे सारे। और पता चला कि जिधर आग लगी है कहीं तो उधर भागे, देखा तो धुआं है, सारा आग लगी हुई है। और वहाँ देखा तो तहस नहस से पूरा गाड़ियाँ जल रही है, लोग तितर बितर है, चिल्ला रहे हैं। एक जोरदार धमाका हुआ कि हमारे अंदर हम हिल गए थे। तो फिर हम तो सो गए थे। आज सवेरे पता चला कि यहाँ के बहुत सारा गड़बड़ हुआ है, तो थाने में ऐसी गड़बड़ हुई है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि जिस विस्फोटक ने नौगाम में 9 लोगों की जान ले ली वो 300 किलोग्राम था या फिर 2900 किलोग्राम, मगर आतंकियों का प्लान बहुत खतरनाक है, ये सामने आ चुका है। दिल्ली धमाके को लेकर खुलासा हुआ है कि करीब 2 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, जिसमें डेटोनेटिंग मटेरियल और पेट्रोलियम ऑयल का भी यूज किया गया था।
फॉरेंसिक टीम को मौके से पतले तार मिले हैं जो इशारा करते हैं कि आतंकी उमर मोहम्मद ने 5 से 10 मिनट के भीतर ही सब कुछ प्लान किया और अपनी बम बनाने की महारत की बदौलत 3 घंटे तगड़ी प्लानिंग सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में गाड़ी के अंदर बैठ कर की। जांच एजेंसियां ये भी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि कोई और भी तो उसकी मदद नहीं कर रहा था। लाल किले के पास जिस जगह ये धमाका हुआ था, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। फिलहाल इस जगह को अब खोला जा रहा है क्योंकि जाहिर तौर पर ब्लास्ट के बाद से ही इस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और यहाँ से तमाम सबूत जो हैं वो इकट्ठा किए गए थे। अब जो है उस जगह को सबूत इकट्ठा करने के बाद फिलहाल खोल दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ठीक इसी जगह पर ये धमाका हुआ था। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि डॉक्टर उमर बम बनाने का एक्सपर्ट था और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो बाकायदा विस्फोटक बनाने के लिए मटेरियल खरीदे जाते हैं, उसके बाद विस्फोटक को जमा किया जाता है। डॉक्टर उमर कार बम धमाके के साथ ही मारा गया, मगर अब तलाश उन 200 डॉक्टर्स की है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड संदिग्ध बताया जा रहा। सूत्रों का दावा है कि जांच एजेंसियों को ऐसे कई प्रोफेशनल डॉक्टर्स की लिस्ट मिली है जिनके मोबाइल नंबर स्विच्ड ऑफ जा रहे और जैश के नेटवर्क से जुड़े थे। ये खुलासा डॉक्टर मुजम्मिल और बाकी गिरफ्तार डॉक्टर्स के मोबाइल फोन की सीडीआर से भी हुआ। अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाले और पढ़ाने वाले डॉक्टर भी इनमें अच्छी खासी तादाद में। लेडी डॉक्टर आतंकी शाहीन के संपर्क में ही 30 से 40 डॉक्टर बताए जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाते चलूं कि जामिया नगर का ये इलाका है जहां पर इस अल फलाह ट्रस्ट का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, वो मौजूद है। इससे पहले भी यहां पर फरीदाबाद की जो पुलिस है वो पहुंची थी, जहां पर उन्होंने दस्तावेजों को कलेक्ट किया जो कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। फिलहाल जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम्स हैं जो कि यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ अन्य जानकारियां इकट्ठा करने आई हैं। इसके पहले भी आपको बता दें कि अल फलाह ट्रस्ट के अंतर्गत कुल 9 संपत्तियां, 9 प्रॉपर्टीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और उन्हीं का जो एक हेडक्वार्टर है वो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन अपने भाई परवेज के साथ मिलकर इस व्हाइट कॉलर नेटवर्क को यूपी या कश्मीर ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी फैलाना चाहती थी। इसी मंशा के साथ उसने अपना पासपोर्ट बनवाना शुरू कर दिया था जिसका हाल ही में पुलिस वेरिफिकेशन हुआ। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि वो बम धमाके के बाद सुरक्षित पनाह लेकर आतंकी साजिश को नए सिरे से अंजाम देना चाहती थी। खुफिया एजेंसियों को फरीदाबाद मॉड्यूल के हैंडलर मुजफ्फर की डिटेल भी याद लगी है। यही मुजफ्फर आतंकी अदील राठर का भाई बताया जा रहा है। मुजफ्फर को लेकर सूत्रों का दावा है कि उसने अफगानिस्तान से ऑपरेशन कंट्रोल किया। उसे दुबई के नेटवर्क के जरिए फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिला, जबकि तुर्की में हमले का रूट और धमाके की प्लानिंग की। 2022 में मुजफ्फर जब तुर्की गया तो उसके साथ डॉक्टर मुजम्मिल था और इसी मुजम्मिल की डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ से दिल्ली धमाके के सिलसिले में 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच कई बार चैटिंग। में खुलासा हुआ है कि शाहीन और आरिफ के बीच 39 वॉइस कॉल, 43 व्हाट्सएप कॉल और 200 मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरिफ को हिरासत में लिए जाने के बाद एक डिजिटल डिवाइस को सबूत के तौर पर बरामद किया है। इस डिजिटल डिवाइस के जरिए इस एंगल को भी खंगाला जाएगा कि क्या लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद ने आतंकी मसूद अजहर की बहन सईदा अजहर से पाकिस्तान में संपर्क किया था, क्योंकि सईदा अजहर के इशारे पर डॉक्टर शाहीन जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात को इंडिया में लीड कर रही थी और उसके यूपी के बाद उत्तराखंड में भी डॉक्टरों के बीच नेटवर्क फैले होने का शक है। यूपी एटीएस की संयुक्त टीम उत्तराखंड के लिए रवाना हुई है। आरोपी डॉक्टर शाहीन के एक करीबी संपर्क को मैसेजिंग एप्स यानी टेलीग्राम ग्रुप जैसे उमर बिन खत्ताब पर ट्रेस किया गया है। ये संदिग्ध उत्तराखंड में रहता है या फिर रहती है, इसे जैश ए मोहम्मद नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जैश के पश्चिमी यूपी और यूपी के कनेक्शनों को देखते हुए उत्तराखंड के मैदानी इलाकों हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल जिले में भी अलर्ट चल रहा है और एटीएस को शक है कि शाहीन का नेटवर्क कहीं उत्तराखंड में भी फैला हो सकता है। यूपी एटीएस डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क के अलावा उसके रूट मैप की भी स्टडी कर रही है, यानी शाहीन कहां कहां गई, किस किस से मिली और क्या क्या किया, ये सब इसका हिस्सा है। सर्विलांस लोकेशन की जांच से खुलासा हुआ है कि शाहीन अपने भाई परवेज के साथ कई बार लखनऊ से कानपुर, सहारनपुर और फरीदाबाद गए। एटीएस का दावा है कि शाहीन के कहने पर ही परवेज ऑटो कार को सहारनपुर से खरीद कर लखनऊ लाया। इसी कार में फरीदाबाद से आए कुछ लोगों को लखनऊ में रिसीव किए जाने का शक है। खुलासा ये भी हुआ है कि शाहीन के भाई यानी परवेज ने धमाके से 3 दिन पहले
लखनऊ के एक विश्वविद्यालय से बिना नोटिस दिए नौकरी छोड़ दी। 2.25 लाख रुपए महीने की नौकरी करने वाले परवेज को ऐसा करने के लिए किसने कहा, यह जांच का विषय है। कुछ और लोग इस डॉक्टर नेटवर्क से संपर्क रखने के संदेह में रडार पर है। सहारनपुर के रहने वाले 2 यूट्यूबर्स पर जांच एजेंसियों की नजर है और लिहाजा उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके पीछे जो बड़ी वजह है वो ये है कि ये दोनों, जो डॉक्टर आदिल है, उसके निकाह में, उसकी शादी में श्रीनगर गए हुए थे। इतना ही नहीं, एजेंसीज को एक वीडियो फुटेज मिला है जिसमें ये दोनों जो है श्रीनगर के एक हुक्का बार में आदिल के साथ है और इन्हीं तस्वीरों, इन्हीं सबूतों के बिना पर जो जांच एजेंसीज हैं वो लगातार इन दोनों यूट्यूबर से पूछताछ कर रही हैं। जानना मकसद ये है कि आखिर आदिल से इनकी करीबी कितनी थी, क्या ये आदिल के मंसूबे के बारे में जानते थे। सुरक्षा एजेंसियों को लाल किले के बाहर धमाका करने वाले उमर मोहम्मद की शाहीन के भाई परवेज से एक बार मुलाकात होने के सबूत मिले हैं और ये इसलिए भी चौकन्ना करने वाला है क्योंकि परवेज दिल्ली ब्लास्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करने वालों में शामिल बताया जा रहा और वो स्मार्टफोन के जमाने में कीपैड मोबाइल का इस्तेमाल करता था। सूत्रों के मुताबिक परवेज को आतंक की दुनिया में डॉक्टर शाहीन ने ही एंट्री दिलाई। 2016 से 2018 के बीच परवेज यूएई गया था, वहीं इसकी मुलाकात आतंक के हुक्मरानों से हुई थी और फिर उसके कनेक्शन फरीदाबाद के उस डॉक्टर डेथ गैंग से जुड़े जिसका एक पार्ट उमर मोहम्मद था और वो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के वजीरपुर में भी धमाके से पहले गया था। कोई ऐसा कुछ लिंक ही नहीं मिला, चाहे कुछ ऐसा कोई बात ही नहीं थी जिसके वजह से ये करे। तो तक के दायरे में केवल पूछताछ करके अपना छोड़ दी। क्या पूछा क्या मान लीजिए जो भी पूछा गया, जो जानकारी थी उनको दी गई कि हम तो कमाने खाने वाले आदमी हैं, यहाँ पर चाय का ठिया, यहाँ पर दिन भर में 10 लोग आते जाते हैं, हमें किस किस की पहचान रखेंगे। तो कौन ऐसा आदमी आया और गया। आपने किस तरह बताया, क्या बताया उनको? बस यही बताया गया कि हम ग्राहक की तरफ कोई आया अपना यहाँ पर, अब 10 आदमी आए, हमें कोई ये नहीं हुआ कि ये कौन है नहीं है। जिसके बारे में पूछ रहे थे उसने चाय पी नहीं पी? नहीं, कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं ये किया। दिल्ली के हादसे की जांच जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसके बाद आतंकी नेटवर्क को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इन सब में कॉमन बात ये सामने आ रही है कि आतंक के आकाओं ने डॉक्टर्स के जरिए बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहा। लाल किले के बाहर हुआ हादसा इन जल्लादों की सोच के मुताबिक पूरी तरह सफल नहीं हुआ। इसीलिए कोशिश यही है कि कहीं उससे भी आगे की तो नहीं सोच रहे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल वाले आतंकी। नौगाम से साहिल सुहैल, देहरादून से अभिषेक सिन्हा, लखनऊ से विनोद मिश्रा और दिल्ली से रोज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर, अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में छापेमारी को अंजाम दिया गया है। कश्मीरी काउंटर इंटेलिजेंस की टीम फिलहाल छापेमारी कर रही है। दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज के लॉकर से AK-47 बरामद की गई थी। आतंकी आदिल के लॉकर से AK-47 को बरामद किया गया था। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आतंकी डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया था। आदिल की गिरफ्तारी की गई थी और उसी के बाद से एक के बाद एक जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है उससे जुड़े हुए तार सामने आने लगे, कड़ी से कड़ी जुड़ने लगी। फिलहाल जहां से आदिल के लॉकर से AK-47 बरामद की गई थी उसी जगह पर छापेमारी को अंजाम दिया जा रहा है ताकि और भी जितने सुराग हैं उनको बरामद किया जा सके। अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज से ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर छापेमारी मौजूदा वक्त में इंटेलिजेंस की टीम के द्वारा, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की जा रही है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में भी लगातार जो छापेमारी है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इस सबके बीच में अनंतनाग से एक लेडी डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है। हरियाणा की रहने वाली ये लेडी डॉक्टर फिलहाल सुरक्षा कर्मियों के गिरफ्त में है। अब इस लेडी डॉक्टर का क्या कुछ कनेक्शन है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, रोल क्या है ये देखना अहम हो जाता है। एक के बाद एक डॉक्टर्स की गिरफ्तारी का सिलसिला बेहद चौंका देने वाला है, हैरान कर देने वाला है और कई सारे डॉक्टर्स और भी आगे बताया जा रहा है कि इसी मामले को लेकर उनसे इंटरोगेशन की जा सकती है, तहकीकात आगे बढ़ाई जा सकती है। नौगाम में हुए धमाके के बाद में इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस धमाके की जांच के बाद में क्या कार्रवाई की जा रही है आपको दिखाते हैं। दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। LG मनोज सिन्हा ने पुलिस स्टेशन में हुए धमाके की जांच के आदेश दिए। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद मॉड्यूल से जब्त विस्फोटक को इसी थाने में रखा गया था, लेकिन फोरेंसिक जांच के लिए ले जाने के वक्त
पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हो गया। अब देखिए पुलिस स्टेशन की छत का क्या हाल है, जो टीन की चादरें हैं वो किस तरह से बिखर गई है। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा ये धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि पुलिस स्टेशन की पूरी छत उड़ गई, तो वहीं कई फीट दूर बिल्डिंग में लगे शीशे तक तहस नहस हो गए। इस बिल्डिंग में आप देखिए ये 30 mm की कांच लगी हुई है, काफी मोटी ये कांच होती है और बड़ी मुश्किल से टूट जाती है। धमाका हुआ तो आप ये देखिए ये 30 mm की कांच है और इसकी हालत क्या हुई है इस धमाके से। ये इस पूरी बिल्डिंग में इतने जो है ये मोटे मोटे जो है कांच लगे हुए, काफी सख्ती के साथ इनको फिक्स भी किया गया है। और ये जो आप देखिए यहाँ आप देखिए कि कितनी सख्ती के साथ यहाँ फिक्स है और इंटेंसिटी जो ब्लास्ट की है वो इससे आपको अंदाजा हो गया है ये पूरी तरीके से मुड़ गया है। नौगाम हादसे में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। वहीं इस हादसे पर सीएम उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गहरा शोक व्यक्त किया है।